नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए फिर से मौजूद हूं। अब आगे बढ़ूं उससे पहले कई सवाल होंगे जिसका मैं पहले ही जवाब दे देता हूं कि हमारे पास विकल्प क्या है। मेरे लिए मायने नहीं रखता आप किसको वोट देते हैं, नहीं देते हैं, जिसको देते हैं देते रहिए। इसके अलावा जब सारे गलत ही है तो सही कौन है, मैं भी ये नहीं जानता। लेकिन जब जो सही करे वो सही बोलना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। उसके बाद बोलेंगे कि हमारे पास समाधान क्या है, क्योंकि समस्या की बात तो हो गई, समाधान भी चाहिए होगा। समाधान बताऊंगा लेकिन कोई इसको अमल नहीं करेगा। तो बात है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जुड़ा हुआ। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने भी नरेंद्र मोदी की राह पकड़ ली है? ताजे मामले को देखें जो कि कुशीनगर में हुआ, जिसके बारे में दावा किया गया कि वो बीजेपी का वर्कर था। जय श्री राम बोलने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। बीजेपी की जीत की खुशी में वो मिठाई बांट रहा था। उसका नाम बाबर था। बाकी अन्य मामलों में आप देखें तो पुलिस बोलती है कि हम उस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन जहां आसमानी विभाग से जुड़ा हुआ मामला होता है वहां जो वो बोल दे उसको सच मान लिया जाता है। मैं नहीं जानता किन कारणों की वजह से बाबर की हत्या हुई, लेकिन पुलिस जांच करती इससे पहले मीडिया ने कंक्लूजन निकाल दिया। मीडिया में खूब चर्चा हुई। जब किसी भी घटना की चर्चा हो तो उसको थोड़ा बहुत न्याय मिल ही जाता है, क्योंकि उसकी चर्चा होती है, हल्ला मचता है। बाकी अन्य लोगों के साथ समस्या है कि वो हल्ला भी नहीं मचाना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कोई दूसरा काम करके दे दे, बाकी हम कुछ ना करें, मेरे ऊपर कुछ ना आए। जब मैंने नरेंद्र मोदी की तुष्टीकरण के ऊपर बात करनी शुरू की थी तब मेरे अलावा कोई और नहीं था। आप में से पुराने लोग होंगे जिन लोगों ने देखा होगा। आप नए हैं तो आप पुराना वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन आज उसी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर कई लोग बात करने लगे। कई जगह डिबेट भी हुए। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम से एक चीज साबित हो गया कि आसमानी लोग इन्हें वोट करने वाले नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इतनी इनको फंडिंग की है कि ये लोग अलतकिया करवा भी रहे और उधर से हो भी रहा है। अगर आप ट्विटर पे सक्रिय होंगे तो आप देखते होंगे, क्योंकि दिन में मेरे पास इतना समय होता है कि मैं ट्विटर पे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं, वही करता भी हूं। मैं कई दिनों से बोलता आ रहा हूं कि योगी जी दोबारा सत्ता में आ गए हैं। अब किसी भी आसमानी मामलों में कुछ भी होगा उसमें बताया जाएगा कि उसने बीजेपी को वोट किया, इसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। एक दूसरा मामला आया जिसमें पुलिस का वर्जन कुछ और है, महिला का वर्जन कुछ और है। महिला का दावा है कि उसके बेटे और बहू ने बीजेपी को वोट करने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया। तो जब वोटों की गणना होती है तो इनके वोट को जमीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है, वहां दिखता नहीं है। जब से योगी जी ने शपथ ग्रहण ली है ये गैंग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है या कराया गया है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस की नीतियों के ऊपर अब सवाल होने लगे, उन्हीं के लोगों के द्वारा होने लगे, जिसकी वजह से उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग तरह तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ये सब कुछ चल रहा है। बाबर के मामले में क्या हुआ मैं नहीं जानता। पुलिस को जांच का मौका मिलना चाहिए। जब तक जांच रिपोर्ट सामने ना आए तब तक किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। मैं नहीं जानता कि पुलिस क्या रिपोर्ट देगी नहीं देगी। कृष्णा यादव की हत्या हुई थी जो कि बीजेवाईएम के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी को इसी चुनाव में वोट देकर आ रहे थे। मामला बुलंदशहर का है। उनको इतनी बेरहमी से मारा गया इन्हीं आसमानी लोगों के द्वारा, जिनके बारे में आज दावा किया जा रहा है कि ये लोग बीजेपी को वोट करने की वजह से मारे जा रहे हैं, अपने घर से निकाले जा रहे हैं, जबकि इनका वोट कहीं नहीं दिखता। उस कृष्णा यादव के लिए योगी आदित्यनाथ ने कोई संवेदना व्यक्त की, मुआवजे की घोषणा की, उनकी मां से फोन पे बात की? नहीं की, जबकि वो बीजेवाईएम के अधिकारी कार्यकर्ता थे। इनके बारे में दावा किया जा रहा। बाबर की मां से योगी आदित्यनाथ ने फोन पर बात की है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो कि ठीक बात है। अपराध किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कहा है कि हमें अपना बेटा मानो। तो कृष्णा यादव की मां के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनके पास इन्होंने फोन क्यों नहीं किया?
ये तो वही कर रहा है जो नरेंद्र दामोदर दास जी करते हैं। अखलाक पहलू तबरेज के लिए बाल्टी भर भर के रोते हैं, बाकी अन्य जो मामले होते हैं वहां चुप्पी साध लेते हैं। अब कहेंगे कि जब सारे खराब तो ठीक कौन? ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, जिस चीज को लेकर आवाज उठाई जाती है अगर उसमें कहीं कुछ कमी हो तो वो चीजें वहीं रुक जाती है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पहली बार बने तो उन्होंने ईद की बधाई दी थी। भारी विरोध हुआ, जिसकी वजह से अगली बार से उन्होंने ईद की बधाई नहीं दी। बात है बुलडोजर चलने को लेकर, तो बुलडोजर तो माफियाओं के ऊपर चल रहा है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन ये बुलडोजर राज कब तक? जो सीटें इस बार आई है, अगली बार चुनाव होंगे बीजेपी के सीट और कम होंगे, क्योंकि मजहबी अनुपात बढ़ चुका हुआ। उसको रोकने की दिशा में कौन सा कदम? भाजपा में वैसे भी एक दौर रहा है जो शुरू से आप देखते आ रहा है कि जब अटल अडवाणी थे तो अटल सेकुलर थे, अडवाणी कम्युनल थे। जब अडवाणी मोदी रहे तो अडवाणी सेकुलर, मोदी कम्युनल। अब मोदी सेकुलर, योगी आदित्यनाथ कम्युनल। और ये स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ सेकुलर, हिमंता बिश्व शर्मा कम्युनल। उसके बाद तो ये पूरा मामला खत्म ही हो जाना है। तो आखिर इन हिंदुओं के लिए आवाज कौन उठाएगा? अब क्या होगा कि हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है तो शांति दूतों के पास भी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वो विकल्प का रोना नहीं रोते। दिल्ली में उनके पास आम आदमी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में कुछ जगह को छोड़ दे तो आज की तारीख की बात करें तो आज इस कंडीशन में नहीं है कि किसी पार्टी की तरफ एक तरफा वोट करके उसकी सरकार बनवा सके, लेकिन ये कभी विकल्प का रोना नहीं रोते। दिल्ली में जामिया के स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुए थे, तब ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था संघी केजरीवाल। केजरीवाल को संघी बताना शुरू कर दिए थे। आज उसी का परिणाम है कि ये लोग इतना दबाव बनाकर रखते हैं कि जिनको वोट करते हैं वो भी, जिसके विरुद्ध वोट करते हैं वो भी, दोनों तुष्टीकरण करने पर मजबूर होते हैं। बीजेपी को वोट नहीं करते, फिर भी बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है, केजरीवाल भी कर रहा है। इसके पीछे बड़ा वजह क्या है कि ये विकल्प का रोना नहीं रोते, जिसकी वजह से हर कोई इनकी सुनता है। और जो हिंदू हृदय सम्राट की तमगा लिए घूमते हैं वो लोग भी सत्ता में आकर तुष्टीकरण करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो रहा है, एक बयान भी दे दिया, काफी है। अब यहां भी डिफेंड किया जाएगा कि वो एक राजनीतिक बयान है। जब कोई व्यक्ति राजनीति में है तो राजनीतिक बयान ही देगा, तो वो राजनीतिक बयान किसी और के लिए क्यों नहीं? जब चुनाव होंगे तो 80-20 की बात की जाएगी। साथ में ये भी कहा जाएगा कि मैं जब चुनाव जीत कर आऊंगा तो सबका साथ सबका विकास करूंगा। सबका साथ सबका विकास में आपको एक चीज पता है कि उसमें हिंदू कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने योजनाओं में हिंदुओं को ऐसे ही बाहर कर दिया। एक फ्रॉड अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है जिसका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जब बात आपकी संवेदनाओं की होती है वहां भी आप लोग आसमानी लोगों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बाकी हिंदू मारा जा रहा है तो मारा जाए। मामला बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र का है। वहां कुछ संख्या में हिंदू रहते हैं। जो वहां के आसमानी लोग हैं उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके ऊपर भद्दी भद्दी और अश्लील टिप्पणियां करते हैं, अपने छतों से उनके घरों में देखते हैं। महिलाओं ने विरोध किया तो लाठी डंडा तलवार से उनके ऊपर हमला किया गया। खैर यूपी पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ऊपर से धमकी भी इन लोगों ने दिया है कि तुम लोग ये गांव छोड़कर चले जाओ। तो ये जहां जहां मजहबी अनुपात बढ़ रहा है वो हर जगह होना है। इसको रोकने के लिए राजनेताओं के पास कौन सा प्लान है, उसके साथ इन लोगों को आना चाहिए। अब ये चीज आप नेताओं से एक्सपेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ही क्यों नहीं कर देते। जैसे कि आपके पास सत्ता हो, जिसके पास सत्ता होगा वही कुछ कर सकता है। सत्ता के बल पे कुछ भी हो सकता है। रही बात कोर्ट संविधान की, तो ये नेता कोर्ट संविधान की नहीं मानते, और मानते में तो अपने हिसाब से मानते हैं। यूपी में 2-2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए। आप जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो मंत्री पद की शपथ लेता है और उसको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, जो कि संवैधानिक नहीं है। लेकिन जिस नेता से भी आप बात करें, सभी संविधान की ही दुहाई देते हैं
और संविधान से बंधे होने का हवाला दिया जाता है। उसी संविधान में कहीं अल्पसंख्यक नहीं है, उसके बाद इतना पैसा लुटाया जाना। आज क्या हुआ है, जब से यूपी का चुनाव परिणाम सामने आया, ये आसमानी लोगों के लिए खैर कोई मैटर नहीं करता, ना ही वो इन चीजों के ऊपर कोई ध्यान देता है, लेकिन बीजेपी आरएसएस के लिए नाक का विषय बन गया है कि इतना करने के बाद भी हमें वोट क्यों नहीं मिला, जिसकी वजह से इस तरह की नौटंकी चल रही है और ये चलती भी रहेंगी। जहां विद इन कम्युनिटी कोई मामला होगा, वहां यही बताया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति बीजेपी का था, उसने बीजेपी को वोट किया, इसकी वजह से ऐसा किया गया, ताकि जो तुष्टीकरण की नीतियां पहले से है उसमें और धार दी जा सके, जो इनके लिए फंड आवंटित किए गए उसमें और इजाफा हो सके। इसके लिए तमाम हथकंडे किए जा रहे हैं। कुछ मामले सच भी होंगे तो वो सामने आना चाहिए। बात रही योगी आदित्यनाथ की, तो एक संत होने की वजह से इनका काफी इज्जत है, उसको बरकरार रखते हुए सबको एक निगाह से देखना चाहिए, चाहे वो कृष्णा यादव हो या कोई बाबर हो। ये कोई इनसे उम्मीद नहीं करता कि आप एक को देखें एक को छोड़ दें, लेकिन ये कैसे होगा कि एक जगह बेटा बन जाएंगे, एक जगह पूछेंगे भी नहीं। अगर ये इस तरह से सेक्युलर राह पकड़ लिए तो आने वाले समय में भारत और भारतीयता बचेगी नहीं। अब बात होती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टीज बनाने में कम से कम 50 से 100 साल लग जाते हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की होती है तो ये 1980 की पार्टी है। उससे पहले जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ से पहले आरएसएस कहने के लिए एक सामाजिक संगठन है, लेकिन वो भी एक राजनीतिक संगठन है जो बीजेपी को मदद करता है, जो कि 1925 से, कांग्रेस 1885 से। तो आपको क्या लगता है कि आज आप पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे और कल चुनाव होंगे तो सारी सीटें जीत लेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर किसी को स्थापित होने में समय लग जाता है, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। राजनीतिक पार्टी बनाना तो दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं वो सारी भी खत्म हो जाएंगी। वो मायने नहीं रखता कि वो सेकुलर है या कम्युनल है या कौन सी पार्टी है, सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वही होगा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ। इनकी तैयारी पूरी है। बाकी जो ये मूर्ख नेता और उनके चाटुकार हैं, लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं, जो कि अंधेरा कहीं से भी ठीक नहीं होता। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो उसके नेता बड़े अमीर लोग हैं, भुगतना आम लोगों को ही पड़ेगा। इसलिए इस उम्मीद में ना बैठे कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएगी, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है, जो आपके नेता दूसरे ट्रैप में क्यों फंस रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे वजह आपकी निद्रा है। तो इस निद्रा को त्यागे और क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है इसको आंख खोल कर देखें। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।